जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे आप लोग। आज हम लोग केमिस्ट्री का जो दूसरा पार्ट है वो शुरू करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया लिखने के नियम कौन कौन से हैं और वो कैसे लिखा जाता है। वहाँ तक समझ में आ गया होगा। वो वीडियो अपलोड हो चुका है, आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के केमिस्ट्री का देख लेंगे वहाँ पर। ठीक, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं पार्ट 2 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का। देखिएगा क्या है। सबसे पहले है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। संतुलित, इसको इंग्लिश में कहते हैं बैलेंस्ड। बैलेंस्ड मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि ये एक मार्कर है, यहाँ बीच में हम पकड़ के रखे हुए हैं। बीच में यदि इधर आप 1 kg वेट दीजिएगा, इधर आधा kg दीजिएगा तो ये बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि ये नीचे दब जाएगा, ये ऊपर उठा हुआ रहेगा। बैलेंस करने के लिए जितना वेट इधर है, यदि इधर 1 kg है तो इधर भी 1 kg देना जरूरी होगा, तब जाके ये बराबर रहेगा। उसी प्रकार समीकरण, संतुलित समीकरण, रासायनिक समीकरण में क्या होता है, समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। अब कहिए संतुलित समीकरण को कैसे करेंगे, तो अभिकारक, कल बताए थे अभिकारक क्या है, प्रतिफल क्या है, कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले जो नए पदार्थ होते हैं उसको हम लोग प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। समझ गए होंगे। तो समीकरण के बाईं ओर यानी कि अभिकारक, वो जो होता है वो असंतुलित रहता है, और आगे जो होता है हमको उसको दोनों को, मतलब दोनों साइड वाला को, समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। तो देखिए संतुलित समीकरण कहते किसको है। कह रहा है वैसा समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर मतलब समीकरण के दाएं साइड और बाएं साइड प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, प्रत्येक तत्व का जो परमाणु संख्या होगा वो समान हो जाता है, उसे ही संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। वैसा समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान हो उसे ही संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण में देख लीजिए आप, पहले हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन। ये अभी फिलहाल ठीक है, हम आपको समझाने के लिए इसको मिटा देते हैं। कल भी ये एग्जाम्पल में था, आप संतुलित नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, अभी हम बताते हैं। इधर देख लीजिए हाइड्रोजन है, ये H2 लिखा हुआ है, क्लोरीन है Cl2 लिखा हुआ है। ठीक, अब इधर ये बना दिया, यानी कि हाइड्रोजन एक गैस है, क्लोरीन एक गैस है, ये दोनों जब अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, अम्ल बनाता है। तो अब आपको हम ये क्वेश्चन पूछना तय है, समीकरण को संतुलित करने के लिए आपको देगा कि, या पूछेगा 4 समीकरण दे देगा, पूछेगा निम्नलिखित में कौन सा समीकरण जो है वो संतुलित है। तो आप देख लीजिए पहले हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, तो आप कहिएगा यहाँ 2 है। कितना है? 2। इधर आप बताइए हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन यहाँ 1 है। समझ गए। अब इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे यहाँ हम 2 से कर देंगे पहले गुना करने के बाद यहाँ जो भी संख्या रहेगा इस सब का होता है, जो भी इसके साथ है इस सब के लिए होता है। तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 2। क्लोरीन भी कितना हो गया? 2। तो क्लोरीन यहाँ पर भी कितना था? 2। अब देखिए हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2। अतः ये जो हमारा है वो संतुलित समीकरण हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला एग्जाम्पल भी एक हम दे देते हैं। मान लीजिए एक है कार्बन C+O2 यानी कि अच्छा C2O2 लिख दिए। मान लीजिए इसको हम उदाहरण में CO2 लिखे हैं, यहाँ कुछ नहीं है। तो यहाँ देखिए कार्बन 2 है, इधर कार्बन कितना है? 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, उधर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 2 है। तो कार्बन 2 है तो कार्बन को हमको 2 तो बनाना पड़ेगा, और यहाँ हम लिख सकते नहीं, ऐसा नियम नहीं है, यहाँ नहीं लिखना है। तो यहाँ पर 2 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 से गुना। अब हमारा कार्बन हो गया 2 गो, लेकिन यहाँ जो 2 है वो किसी का भी जो अपना पर्सनल होगा परमाणु संख्या, उनसे ये गुना हो जाता है। जैसे ऑक्सीजन पहले कितना था? 2। ये 2 और ये 2 दोनों आपस में गुना हो जाएगा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। इसका मतलब हमारा जो ऑक्सीजन हो गया वो कितना हो गया? 4 हो गया है। अब इधर देखिए आप, ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पर 2 ही है। तो संतुलित करने के लिए यहाँ हम 2 से कर देंगे गुना, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो गया। समझ में आ गया होगा। कार्बन 2, ऑक्सीजन 2 दूनी 4, ऑक्सीजन 2 दूनी 4, संतुलित है। समझ गए होंगे। चलिए एक एग्जाम्पल हम आपको और दिखाते हैं। मान लीजिए यहाँ H2 है,
क्या है यहाँ पर H2O, प्लस में ये क्या है O2। अभिक्रिया जब इसको कराएंगे तो ये बनाता है H2O, ये यानी कि जल का सूत्र है। अब आप यहाँ पर देख पाएंगे कि हाइड्रोजन यहाँ कितना है, बताइए आप लोग, हाइड्रोजन कितना है 2। इधर देखिएगा हाइड्रोजन कितना है 2, इसका मतलब हमारा जो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या है वो दोनों तरफ बराबर है। अब आप देखिएगा कि ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, कितना ऑक्सीजन 2। इधर देखिएगा तो ऑक्सीजन 1 ही है, ऑक्सीजन कितना है 1, क्योंकि ये वो जो है ना ये हाइड्रोजन का अपना पर्सनल संपत्ति है, इस पे ओ का कोई अधिकार नहीं है। ठीक, ओ का अधिकार तब होता जब यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ रहता तो ओ का उस पर अधिकार हो सकता था, कुछ नहीं है तो इसका मतलब ऑक्सीजन 1 है, इधर 2 है, तो संतुलित करने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ 2 देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन 2 है, अब ऑक्सीजन इधर भी कितना हो गया 2, बराबर। क्लियर है। अब हम बताए थे कि जो अपना पर्सनल रहे इसमें और ये जो बगल में रहेगा ये दोनों क्या होता है गुना, तो हाइड्रोजन कितना हो गया 2 दूनी 4, और इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो यहाँ 2 से कर देंगे गुना, 2 दूनी 4, इसका मतलब दोनों तरफ हमारा बराबर है। समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित समझ गए होंगे कि दोनों तरफ सभी तत्वों का परमाणु संख्या समान हो तब जाके बोलेंगे उसको संतुलित। उसी का उल्टा असंतुलित में देखिए क्या होता है कि वैसा समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो उसे ही असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि अभिकारक और प्रतिफल दोनों समान संख्या में, परमाणु संख्या जिसका समान नहीं होगा तत्वों का, सभी तत्वों का, इन्हीं ऐसा समीकरण को हम लोग बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। उदाहरण में आप देख लीजिए हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 हो गया, तो ये बराबर नहीं है, तो नहीं है तो इसको कौन सा समीकरण बोलेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए चलते आगे की ओर। अगला है सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थ का न तो निर्माण होता है और न ही नाश होता है। मतलब जब सामान्य मतलब नॉर्मल रिएक्शन होता है उसमें न तो कोई पदार्थ बनता है और न तो किसी पदार्थ का नाश होता है। समझ गए होंगे। चलिए, इसलिए पदार्थ का न तो निर्माण होता है और न ही नाश होता है, याद रखिएगा। अब है रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाना। रासायनिक समीकरण को हम लोग और अधिक कैसे उपयोगी बना सकते हैं, उसके लिए कुछ नियम है, उन नियम को देखिए और समझिए ध्यान से। यहाँ पर है कि पहला नियम देखिए, अभिकारकों एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भौतिक अवस्था में 3 तरह के भौतिक अवस्था होते हैं, आपको पता होगा। जैसे में मान लीजिए एक ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है, इसके अलावा और भी अन्य है जैसे कि विलयन होता है। तो इन सब के बारे में जानकारी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखिए अभिकारक एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी कैसे समझेंगे। ये ठोस है, कोई भी तत्व मान लीजिए आपके समीकरण में लिखा हुआ है, कोई भी दूसरा तत्व लिखा हुआ है, तो कैसे समझेंगे ये ठोस है, ये द्रव है, ये गैस है। और यहाँ से क्वेश्चन आना एकदम डिफिनिट है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। आपके पिछले ये जो अभी 2025 वाला एग्जाम हुआ इसमें भी पूछा गया क्वेश्चन था, 26 वाला एग्जाम में पूछा गया था, 25 में भी पूछा गया था। यहाँ से आप देखिए कह रहा है कि ठोस के लिए, किसका बात कर रहा है, ठोस के लिए S, आप देखिएगा जिसके आगे में कोष्ठ में S लिखा हुआ रहेगा उसको समझ जाइएगा कि वो क्या है, ठोस है। वो क्या है, ठोस। अगला द्रव के लिए ये L है, छोटा वाला L है ये, I इसको नहीं समझिएगा। चलिए, द्रव के लिए L एवं गैस के लिए G, छोटा वाला G का प्रयोग, तथा जलीय विलयन या तनु विलयन के लिए एक Q लिखा जाता है। अब आपको हम एग्जाम्पल के द्वारा बताते हैं। जैसे मान लीजिए एक H2SO4 प्लस Fe अभिक्रिया ऐसे दिया हुआ रहेगा और यहाँ पर आपको क्या करेगा, कोष्ठ में लिखा हुआ रहेगा एक Q प्लस यहाँ लिखल रहेगा S, इस प्रकार से लिखल रहेगा। मान लीजिए इधर दे देते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, कोष्ठ में से G दे दिया, या H2O, कोष्ठ में आपको जो है L दे दिया। तो इसमें पूछेगा कि बताइए H2SO4 क्या है, बताइए H2 क्या है, बताइए H2O क्या है, ठोस है, द्रव है, गैस है, ऐसा पूछा जाता है। तो आप यहाँ कोष्ठ में जो लिखा हुआ है सिंबल, इनसे समझने का प्रयास कीजिएगा कि H2SO4 के कोष्ठ में क्या है लिखा हुआ, एक Q, इसका मतलब ये तनु विलयन है।
आप Fe को देखिए, Fe क्या है, आयरन है, लोहा है, ये तो समझ में आ जाएगा, ठोस होगा। क्वेश्चन में देखिए S लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सॉलिड है यानी कि ठोस है। H2 के क्वेश्चन में देखिए G लिखा हुआ, इसका मतलब ये क्या है, गैस है। और देखिए H2O के क्वेश्चन में L लिखा हुआ, मतलब ये लिक्विड है, द्रव है। समझ गए? तो ये आपको इनसे भौतिक अवस्था के बारे में जानकारी मिलता है, ये सब लिखा रहने से। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं आगे की ओर। अब अगला देखिए, दूसरा क्या है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया की जानकारी। अब उस कैसे समझेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो रहा है, कैसे समझेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो रहा है, उनके बारे में जानना है। देखिए क्या कर रहा है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए समीकरण के दाईं ओर यानी कि प्रतिफल में दाईं ओर प्लस उष्मा तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए समीकरण के बाईं ओर प्लस उष्मा लिखा जाता है। अब ये दोनों में क्या होता है, कैसे समझेंगे ऊष्माक्षेपी कैसे ऊष्माशोषी है। तो मान लीजिए कोई समीकरण हम उदाहरण में लिख देते हैं, अभी इसको लिखना नहीं है, ये समझाने के लिए हम बता रहे हैं आपको। मान लीजिए कोई है ऐसे H2Cl2 प्लस उष्मा दे दिया, तो इसमें क्या हो रहा है कि जब बायां साइड उष्मा लगा हुआ रहे, यहाँ देख लीजिए समीकरण के बाईं और प्लस उष्मा लिखा जाता है, किसके लिए, उष्माशोषी। जब बायां साइड लिखा रहेगा तो समझेंगे उष्माशोषी अभिक्रिया है, और जब यही उष्मा इधर से मान लीजिए Cl2 प्लस H2 अभिक्रिया करके कुछ भी लिख दिया, अब प्लस में लग गया उष्मा, तो ये चल गया समीकरण के किस ओर, दाएं ओर, दाहिना साइड। तो इसमें बोलेंगे कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ऊष्माक्षेपी, यानी कि उष्मा बाहर निकल रही है, और जब उष्माशोषी होता है तो उष्मा अंदर जा रही है। तो अब एक चीज बताइए, अभिकारक कहते हैं जो भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं ना। तो भाग ले रहा है तो मतलब अभिकारक है। अभिकारक में क्या होता है कि उष्मा आ रही है, उष्मा आ रही है मतलब अंदर ले रहे हैं तो उसको उष्माशोषी बोलेंगे। और जब प्रतिफल होता है तो उसमें उष्मा बाहर निकलती है, तो इसीलिए उसको बोलेंगे अभिकारक कहते हैं जो उष्माशोषी वाला होता है, जिसमें उष्मा बाहर निकलेगा उसको हम लोग कहेंगे उत्पाद या प्रतिफल। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। यदि किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताइएगा, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।